कैसे हुआ मौर्य साम्राज्य का पतन। साम्राज्यों का उत्थान और पतन एक ऐतिहासिक सत्य है, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या साम्राज्यों के पतन के कारणों का ज्ञान होने के बावजूद भी उनके पतन को कभी रोका जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि साम्राज्यों के अंत के कारणों का विश्लेषण इतिहासकार के अपनी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। फिर भी साम्राज्य के पतन के कारणों को जानने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रयास तो होना ही चाहिए। जिस आचार्य कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की और सम्राट अशोक ने जिसे उन्नति के शिखर पर पहुंचाया था, अर्थात लगभग 3 शताब्दियों के उत्थान के तत्पश्चात यह शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य अशोक की मृत्यु के बाद विघटन की ओर अग्रसर होने लगा, क्योंकि विघटन की यह गति संगठन की अपेक्षा अधिक तेज थी। अंततोगत्वा 184 ईसा पूर्व के आसपास अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या के साथ इस विशाल साम्राज्य का सूर्य हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। लेकिन सामान्य तौर पर अनेकों इतिहासकारों ने अशोक की अहिंसक नीति को मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना है। परंतु मौर्य साम्राज्य का पतन किसी कारण विशेष का परिणाम नहीं था, अपितु विभिन्न कारणों ने इस दिशा में अपना अपना योगदान परिलक्षित किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानी रैबिट के बैनर तले इतिहास की परख। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम इतिहास की प्राचीनता को मौर्य साम्राज्य के विघटन एवं पतन के संदर्भ में परिलक्षित कारणों पर प्रकाश डालते हुए उसके महत्व एवं परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन का तात्कालिक कारण यह था कि अशोक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी अयोग्य, अदूरदर्शी और विलासी प्रवृत्ति के थे। अर्थात अशोक की मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो समस्त राज्यों को एक छत्र शासन व्यवस्था में संगठित कर सके। परिणाम स्वरूप संपूर्ण साम्राज्य पर अधिकार स्थापित करने में असफल साबित होने पर दूर स्थिति प्रांतों में विद्रोह होने लगे और तत्पश्चात वे स्वतंत्र राज्य की भांति व्यवहार करने लगे। तिब्बती सूत्रों के अनुसार वीरसेन ने स्वतंत्र रूप से गांधार पर शासन किया और विदर्भ भी मगध से अलग हो गया, जबकि ग्रीक स्रोतों के अनुसार सुभगसेन अर्थात सोफगासनस नाम के एक राजा ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों पर स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू कर दिया था। यद्यपि केंद्रीय प्रशासन के कमजोर होने के साथ साथ संचार प्रणालियों के अभाव के कारण भी स्वतंत्र राज्यों का उदय होना स्वाभाविक था। वस्तुतः तात्कालिक कारणों के अलावा भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुईं जिसके आलोक में मौर्य साम्राज्य का पतन सुनिश्चित हो गया, जैसे ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। उसने अपने धर्म के प्रचार में बाह्याडंबर को कोई महत्व नहीं प्रदान किया था, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप ब्राह्मणों ने मौर्य साम्राज्य का विरोध करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि बौद्ध धर्म और अशोक के धार्मिक अनुष्ठान स्वरूप दान विरोधी रवैये से ब्राह्मणों को बहुत नुकसान हुआ, जो विभिन्न प्रकार के दान दक्षिणा में प्राप्त हुए उपहारों पर आश्रित थे। मौर्यों का शासन भले ही उदार एवं सहिष्णु रहा हो, परंतु यज्ञों एवं कर्मकांडों का विरोध किया गया, जो ब्राह्मण धर्म का एक आवश्यक अंग था, क्योंकि वे एक ऐसी नीति चाहते थे जो उनके पक्ष में हो और मौजूदा हितों और विशेषाधिकारों को बनाए रखे। कालांतर में मौर्य साम्राज्य के खंडरों पर उत्पन्न हुए कुछ राज्यों पर ब्राह्मणों का शासन हो गया था, जिसके स्पष्ट प्रमाण हमें ब्राह्मण वंशीय शुंग एवं कण्व वंश के रूप में प्राप्त होते हैं। इसी तरह पश्चिमी दक्कन और आंध्र में एक स्थायी राज्य की स्थापना करने वाले सातवाहन ने ब्राह्मण होने का दावा किया। इन ब्राह्मण राजवंशों ने वैदिक यज्ञ किए, जिन्हें अशोक ने त्याग दिया था। वित्तीय संकट। उपलब्ध साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि अशोक महान धर्म प्रचारक था।
एक ओर जहां धर्म प्रचार के लिए उसने शिलालेखों, दान, स्तूपों, मठों, विहारों और लोकोप हितकारी कार्यों में अपने आप को संलग्न किया था, तो दूसरी ओर विशाल सेना के रखरखाव और नौकरशाहों के भुगतान पर भारी खर्च, अधिकारियों की सबसे बड़ी रेजिमेंट ने मौर्य साम्राज्य के लिए वित्तीय संकट पैदा कर दिया था। लोगों पर लगाए गए करों के बावजूद मौर्यों के लिए इस विशाल अधिसंरचना को बनाए रखना मुश्किल हो गया। परिणाम स्वरूप खाली खजाना और भारी खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें सोने की बनी छवियों को पिघलना पड़ा। दमनकारी नीति। प्रांतों में दमनकारी शासन एक अन्य कारक था जिसके कारण साम्राज्य का विघटन हुआ। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला के नागरिकों ने दुष्ट नौकरशाहों के कुशासन के खिलाफ शिकायत की। फलस्वरूप अशोक की तक्षशिला के गवर्नर के रूप में नियुक्ति के द्वारा उनकी शिकायतों का निवारण किया गया। लेकिन जब अशोक राजा बने तो उसी शहर द्वारा ऐसी ही शिकायत पुनः दर्ज कराई गई। कलिंग अभिलेखों से पता चलता है कि अशोक ने प्रांत में उत्पीड़न के बारे में बहुत चिंतित महसूस किया और इसलिए महामात्रों को बिना कारण के शहरवासियों को यातना न देने के लिए कहा। इस उद्देश्य के लिए अशोक ने कलिंग के तोराली में उज्जैन और तक्षशिला में अधिकारियों के रोटेशन की शुरुआत की। गार्गी संहिता से ज्ञात होता है कि मौर्य सम्राट शालिशुक जनता के साथ अत्याचार करने वाला और अधार्मिक प्रवृत्ति का था। इससे जनता मौर्य राजाओं से घृणा करने लगी थी। साम्राज्य का विभाजन। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य दो हिस्सों में विभाजित हो गया, पश्चिमी और पूर्वी भाग। इससे साम्राज्य कमजोर हुआ। राजतरंगिणी, जो कि कश्मीर के इतिहास का लेखा जोखा है, के लेखक कल्हण कहते हैं कि अशोक की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जालौक ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में कश्मीर पर शासन किया। अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन। इतिहासकार रोमिला थापर का विचार है कि मौर्यों के अधीन अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन बाद के मौर्य राजाओं के लिए एक समस्या बन गया, क्योंकि वे अपने पूर्ववर्ती राजाओं की तरह कुशल प्रशासक नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे शक्तिशाली राजा प्रशासन को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन कमजोर शासकों ने प्रशासन को कमजोर कर दिया, जो साम्राज्य के विघटन का कारण बना। वस्तुतः मौर्य साम्राज्य की विशालता का मतलब था कि केंद्र में एक बहुत प्रभावी शासक का होना, जो सभी क्षेत्रों को सुसंगत रख सके। बाहरी क्षेत्रों में नए भौतिक ज्ञान का प्रसार। एक बार जब लोहे के औजारों और हथियारों का नया ज्ञान पड़ोसी क्षेत्रों में फैल गया, तो मगध ने अपना वर्चस्व खो दिया। मगध से प्राप्त भौतिक संस्कृति के आधार पर मध्य भारत में शुंग और कण्व जैसे नए साम्राज्य, कलिंग में चेती और दक्कन में सातवाहन साम्राज्य स्थापित और विकसित हुए। आंतरिक विद्रोह। बृहद्रथ के शासन के दौरान लगभग 185 या 186 ईसा पूर्व में उनके सेना प्रमुख पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में एक आंतरिक विद्रोह हुआ था। बाणभट्ट हर्षचरित में वर्णन करते हैं कि कैसे शुंग ने सेना परेड के दौरान बृहद्रथ को मार डाला। इस घटना से मगध पर मौर्यों का शासन समाप्त हो गया और शुंग वंश का शासन स्थापित हो गया। सैनिक शक्ति का ह्रास। अशोक ने अहिंसा का इतना व्यापक अर्थ गढ़ा कि राजनीतिक पक्ष भी इससे अछूता न रह सका, जिसके परिणाम स्वरूप सैनिकों में भी अव्यवस्था, विलासिता और हिंसा से विरक्ति उत्पन्न हो गई। यही कारण है कि अशोक के बाद आंतरिक आंदोलनों के दबाने की उनमें शक्ति ही नहीं रह गई थी। विदेशी आक्रमण। पहले 3 मौर्य राजाओं के शासनकाल के दौरान किसी भी विदेशी शक्ति ने उत्तर पश्चिम से भारत पर हमला करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि शक्तिशाली मौर्य सेना का डर बना हुआ था। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया और इस घटना ने यूनानी राजा एंटियोकस को भारत पर असफल आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया।
लेकिन कालांतर में विदेशी कबीलों ने आक्रमण कर भारत की धरती पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। ऐसे उल्लेखनीय लोग इंडो यूनानी, शक और कुषाण थे। अशोक की नीतियां। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि अशोक की अहिंसा और दया की नीतियों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। चूंकि उसने युद्ध करना बंद कर दिया था, इसलिए विदेशी शक्तियों को एक बार फिर राज्य पर हमला करने के लिए लालायत होना पड़ा। साथ ही उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को बहुत महत्व दिया। उत्तर पश्चिम सीमा की उपेक्षा और चीन की महान दीवार जैसी सीमा संरचना का अभाव, जहां चीनी शासक शिंग हुआंग-ती, जिसका शासनकाल 247 ईसा पूर्व से 210 ईसा पूर्व था, ने लगभग 220 ईसा पूर्व में अपने साम्राज्य को सीथियन के हमलों से बचाने के लिए चीन की महान दीवार का निर्माण किया। सीथियन एक मध्य एशियाई खानाबदोश जनजाति थी जो निरंतर प्रवाह की स्थिति में थे, जबकि इस क्रम में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर सम्राट अशोक द्वारा ऐसा कोई उपाय नहीं किया गया था, जिसके कारण सीथियन से बचने के लिए पार्थियन, शक और यूनानियों को भारत की ओर बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन हम अपने व्यूअर को बताते चलें कि इन समस्त कारणों के अतिरिक्त अन्य कारण भी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी रहे होंगे, लेकिन इतिहासकार इन्हें ही मौर्य वंश के पतन का प्रमुख कारण स्वीकार करते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अशोक की धार्मिक नीति ही मौर्य वंश के पतन का प्रमुख कारण थी, और इसी कारण अशोक को ही मौर्य वंश के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अशोक की नीतियों ने क्रमशः प्रजा और सैनिकों को अहिंसावादी बना दिया था, जिससे भविष्य में होने वाले विदेशी आक्रमणों व आंतरिक विद्रोहों का मुकाबला वे लोग ना कर सके। लेकिन पतन के लिए केवल अशोक को उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है। अशोक ने भी तो इन्हीं नीतियों के बल पर 40 साल सफलतापूर्वक राज्य कर अपने को महान सम्राट के रूप में साबित किया था। वास्तव में उसके लिए उत्तरदायी अनेक परिस्थितियां और विशेष रूप से भावी सम्राटों की शासन व्यवस्था और उनका व्यक्तित्व उत्तरदायी था। जहां तक अशोक का प्रश्न है, उसको भी मौर्य साम्राज्य के पतन के अन्य कारणों की तरह एक कारण स्वीकार किया जा सकता है। धन्यवाद। ये एपिसोड हमारे व्यूअर को कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस एपिसोड से जुड़े बोनस पॉइंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाएं, जहां हमने अपने प्रयास से सभी तथ्यों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर दिया है। नमस्कार।